ईएम वेव्स पढ़ाना था आपने। एक काम करो यार, एनसीईआरटी खोलो, एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसी थ्योरी को। एनसीईआरटी होगी सबके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर नंबर 8 है ना। टॉपिक नंबर 8.2 डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वाला 8.2 वाला पूरा पूरा एक टॉपिक पढ़ो, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 3 4 पैराग्राफ का है। फिर इसके अपन थ्योरी समझते हैं। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो आपका वही आपको याद करने वाला वो स्पेक्ट्रम है कि एक्सरेज का बैंडविड्थ क्या होता है ना, गामा रे से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट क्या होता है, विजिबल क्या होता है, आपको सबके बैंडविड्थ याद करना, सबके फिर उनकी एप्लीकेशन दी हुई है कि एक्सरे इमेज लिए कहाँ काम आता है ना। माइक्रोवेव कहाँ काम आती है, रेडियो वेव, जैसे माइक्रोवेव रेडियो वेव ये कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। एनसीईआरटी खोल ली क्या सभी ने? यस। 8.2 डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना चालू करो।
पढ़ लिया क्या? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना क्रिएट होती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। इसलिए क्या है, जब आपका ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो यहाँ से हम मूव कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे होते हैं स्पेस में। इसकी वजह से, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साथ साथ में प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसको आप ईएम वेव्स बोलते हो। सर सर जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण चार्ज होता है, बैटरी से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं प्लेट्स की तरफ। समथिंग डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से थोड़ी चार्ज हो, चार्ज तो एक्चुअली एक्यूमुलेट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट आया क्यों पिक्चर में? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बैटरी यस से चार्ज आप दोगे तो धीरे धीरे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे यस सर कैपेसिटर बढ़ेगा वैसे इस कैपेसिटर के अंदर फील्ड फील्ड चेंज होगी, और जब फील्ड चेंज होगी वो फर्दर डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट कर रहा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। राइट? अब यस जैसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी आती है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की पहले कौन आया? मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसमें चेंज हुआ, इसके वजह से कौन आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इस केस में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसमें फिर चेंज होगा, और उसकी वजह से फिर क्या आएगी? मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, और वो यस करंट सर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यस सर आ गया।
करेंगे डिस्कस? और अभी रीड करें थोड़ा सा और। सर अभी थोड़ा सा रहता ठीक ठीक। पढ़ लिया सर। बढ़े फिर आगे। यस सर। तो क्या समझ में आया? ये है कुछ ऐसा कि मान लो आपने कैपेसिटर को चार्ज किया कैपेसिटर की प्लेट से, और आप जो है इसको ना डिस्प्लेसमेंट करंट को आप कंटिन्यूटी की तरह देख सकते हो। जैसे आप होता है ना कि आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो बीच में ब्रेक हो गया, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो आप इसमें ना इस तरह से सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या है, एक करंट है। ये जो आप यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से आप पहुंचा, ये है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, और यहाँ से ये जो करंट जा रहा है, ये है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक। राइट। अब इस तरह से उसको कंटिन्यूटी में इमेजिन कर सकते हो, ठीक। और जो करंट की वैल्यू ये आ रही है ना, वही करंट की वैल्यू एक्चुअली इसके अंदर वाली आती है। तो आपके पास क्या कंटिन्यूटी में एक सेम, ऑब्वियसली क्या है, एक सर्किट में एक ही पाथ में सीरीज में दो करंट अलग अलग नहीं हो सकते, तो जो वैल्यू आती है वो आपके पास सेम ही वैल्यू आती है। इन्होंने क्या बोला कि मान लो यार यहाँ पर आपने कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, यहाँ पर वो बोला कि यार यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, जब तक व्हेन देयर इज अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, जैसे आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट भी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये वाला बाहर वाला जो करंट जीरो है, तो मैंने तो क्या बोला, ये कंटिन्यूटी में करंट है, बस बाहर वाला ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज है, और अंदर वाला क्या है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों सीरीज में है। तो जब बाहर वाला जीरो होगा तो अंदर वाला भी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने आपने ये एक लाला लूप ले लिया और बोला कि आप यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आप क्या करोगे, इस लूप पे चारों तरफ घूमोगे, बी डॉट डीएल करोगे, बी इंटू 2 पाई आर,
राइट, इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू यहाँ से इस वाले एरिया से कितना आपका करंट पेनिट्रेट करके पास हो रहा है ना, यस सर। ये हो ना, ये है, ये आपका म्यू नॉट इनटू आई हो गया। अब फिर बोलते हैं यार एक काम करो, एग्जैक्टली ये एक ऐसा ही पॉइंट यहाँ ले लो, है ना। अब इसके चारों तरफ आप अगेन एक लूप बनाओ, है ना, बट इसमें से एक्चुअली में कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि इस वाले लूप से एक्चुअली कोई करंट पास नहीं हो रहा होता। बट मैं एक सिंपल सा एक आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यार, एक वायर है ना, और मैं बोला कि वायर में करंट ऐसे आ रहा है, तो आपने क्या इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाली थी, निकाली थी सर। है ना। यस सर निकाल। अगर आपको याद हो आप इसको एक्सटेंड कर देते थे और यहाँ पर ड्रॉप करते थे और यहाँ से दो एंगल लेते थे, एक अल्फा लेते थे और एक बीटा। बीटा एंगल ले लें। वहां पर अगर ये पॉइंट लेंथ के अंदर अंदर लाई करता है तो क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बी प्लस साइन बीटा अगर ये लेंथ के बाहर लाई कर रहा है, माइनस आ जाएगा। माइनस साइन बीटा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। मतलब डिपेंडिंग बड़े साइन में से छोटा साइन छोटा होता है, साइन माइनस। यस सर। है ना। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये मेरा एक वायर है, इसमें यहाँ तक करंट जा रहा है, मैं पूछूं कि यार ये लाइन ले ली मैंने, इस पॉइंट पे मैं पूछूं फील्ड कितनी है, तो एक एंगल हो गया 0 डिग्री और एक एंगल हो गया ऑब्वियसली जितनी इसकी लेंथ जा रही है उतनी लेंथ के हिसाब से ये एंगल आ जाता है, राइट। इनफाइनाइट है तो क्या बन जाता, एक एंगल 0 बनता, दूसरा एंगल पाई बाय पाई बाय 2 जाता है। अगर फाइनाइट है तो जो भी इसकी लेंथ है वहां लेंथ तक आप कर देते हैं, सही है, तो आप निकाल लेते हैं इसकी फील्ड। अब मैं बोलूं ये पॉइंट जस्ट इधर है, मतलब एक ऐसे, मैंने बोला कि एक पॉइंट है विच इज जस्ट इधर, एंगल 0 डिग्री, है ना, और एक 90 डिग्री। आपका तरीका क्या होता है, आप यहाँ से एक एम्पियर सर्किट लॉ बनाते सॉरी एक एम्पियर लूप बनाते, बोले इस लूप से तो ये करंट क्या हो रहा है, कट करते हुए निकल रहा है, पर जैसे मैं ये पॉइंट थोड़ा इधर लेता, क्या अब यहाँ से जो मैं लूप बनाता, तो इस लूप से तो आपका करंट नहीं कट कर रहा। नहीं कट कर रहा पर फील्ड है। इससे तो कर रहा है लेकिन इससे कट नहीं कर रहा, लेकिन मैथमेटिकली लिखोगे तो यार फील्ड की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यस सर। Yes, sir. पहले वाला ग्रीन डॉट है उसका भी एंगल क्या है, एक एंड से 0 दूसरे एंड से जो भी बनने वाला है जैसे थीटा बीटा, जो अगला पॉइंट है उससे भी एक एंड का एंगल क्या है 0, दूसरे एंगल का एंगल क्या है अगेन थीटा बीटा, पर एक से कट कर रहा है दूसरे से कट नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कोई क्या है एम्बिग्यूटी है कि अगर हम तो एम्पियर सर्किट लॉ को क्या किया मैक्सवेल ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसने बोला एक काम करो यार, अब इस तरह से काम कर सकते हो कि उन्होंने क्या बोला, अगर आप बोला कि एक काम करो इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर ले लो और इस शेप की कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, इसका पेरीमीटर ही होना चाहिए, ये जो इसका पेरीमीटर ना वो पेरीमीटर यही होना चाहिए। मैं कोई भी शेप ले लूं यार, है ना, आपके पास आप अपने माइंड से कोई भी शेप इमेजिन कर लो, क्या फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फील्ड तो क्या है वही रहेगी ना जो एक्चुअली नेचर को प्रोड्यूस करनी है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, Yes, sir. राइट। तो आप ये स्ट्रक्चर लो, चाहे आप इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर लो, है ना, तो आपने क्या किया, तो वैसे आपको लॉजिक समझ आता, तो मतलब क्या है यहाँ पर आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से ये वाला करंट पास हो रहा है जिसको आपने क्या नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये करंट दोनों क्या है सेम है, तो आप मान सकते हो कंटिन्यूटी में एक सिंगल करंट जा रहा है, यस सर। ये है आपका आई डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। चलिए अब ये स्ट्रक्चर ले लो, या फिर आप कोई भी शेप ले लो जिसका पेरीमीटर फिक्स होना चाहिए, ऐसे कोई स्ट्रक्चर ले लो जिससे हमें कैलकुलेट करना फ्लक्स आसान हो, तो हमने ये स्ट्रक्चर ले ली और बोला यहाँ से क्या क्रिएट होगी
इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इस प्लेट्स के आउटसाइड हम ना अपना उसको अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आइडियल मानते हैं, है ना, प्लेट्स को आइडियल मानते हैं कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और प्लेट्स के जस्ट आउटसाइड कहीं भी जाओगे तो आपकी फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। यस। चलिए अब ये देखो तो मुझे इस पूरे जो सरफेस है उस सरफेस से मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। ऑब्वियसली फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स से और सब कितने पार्ट से पास हो रहा होगा, जितना एरिया प्लेट। प्लेट का जितना एरिया उस एरिया से पास हो रहा होगा राइट। तो मुझे पता किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस पे चार्ज क्या है, सपोज करिए क्यू। चार्ज क्या है, क्यू है। तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो हम क्यू को कैपिटल क्यू की बजाय क्या लिख लेते हैं, स्मॉल क्यू, क्योंकि जनरली हम कैपिटल क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फुली जब चार्ज आता है उसको कैपिटल क्यू बोलते थे, है ना। और किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू है तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई इंटू ए। फ्लक्स होगा ई इंटू परफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका मान लो प्लेट्स का एरिया ए है, ई क्या होगा, क्यू बाय सिग्मा बाय। यस सर। Yes, sir. और मुझे पता है कि भैया अभी जो क्यू है, क्यू मेरा इंक्रीजिंग है, या मतलब मेरा टाइम वेरिंग चार्ज है, क्योंकि धीरे धीरे आपका करंट की वजह से चार्ज बिल्डअप हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ से तो गया, और डी क्यू बाई डी टी क्या दे देगा आपको, करंट के वैल्यू। करंट की वैल्यू दे देगा। इसी को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हो, या एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, परफेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज सिंपली देखो ये यही एडवांस में नहीं है, ये आपके बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही आपके बोर्ड्स के लिए है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या बोला कि अगर आपको ये शेप है, इस शेप से अगर आपको बताना है कि भैया आपके पास एम्पीयर सर्कुलर लॉ बनाना है, तो क्या बना दिया आपने, बी डॉट जो डीएल होना चाहिए, राइट। अच्छा अब इसकी बजाय मैं इस शेप की बजाय अगर मैं ये ऐसे मटका जैसे कुछ लिया होता तब भी आपके पास ऑब्वियसली इस रेड वाले पैरामीटर पे फील्ड की वैल्यू चेंज होती, या वो तो सेम है, तो नेचर ने क्रिएट की है फील्ड यार, है ना। बट यस। इस वाले शेप में प्रॉब्लम क्या थी, इस वाले शेप में मुझे इस के थ्रू फ्लक्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बड़ा काम हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। तो मैंने ये वाली शेप चूज कर ली। अब जो बी डॉट दिया था वो क्या होना चाहिए था, म्यू नॉट इनटू, अभी तक हम क्या लिखते थे, जो इससे पास होने वाला करंट लिखते थे आई। अब वो आई क्या है, एक तो आई कंडक्शन है, अब आई डिस्प्लेसमेंट भी है। ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस जो म्यू आई डी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यू नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है, कोई भी आपने एक सरफेस ली, ठीक है, वो सरफेस की कैसी भी आपने शेप ले ली, बस उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, ताकि आप आराम से फील्ड कैलकुलेट कर पाओ। तो उस सरफेस से जो पास होने वाला जो टोटल करंट होगा, वो टोटल करंट लिखना आपको बेसिकली, टोटल करंट विल बी दिस। अब देखो अगर मैं आउटसाइड, देखो यहाँ आउटसाइड जाऊंगा तो कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, और सब क्या बचेगा, म्यू नॉट आईसी बचेगा, राइट। और जब मैं अंदर जाऊंगा, जस्ट अंदर चला जाऊंगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास आईसी जीरो होगा, आपके पास ये टर्म बचेगी नहीं बचेगी, सेकंड टर्म, राइट। और मुझे जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड क्या फील्ड की वैल्यू सेम है, तो जस्ट आउटसाइड निकालोगे तब भी जो आपके पास आईसी आएगा, आईसी को यूज करके जो फील्ड आएगी, और जस्ट इनसाइड देखोगे जो आईडी करके फील्ड आएगा, तो फील्ड की वैल्यू सेम है, तो आईसी और आईडी सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है, यस सर। आपको ये वाली बस चीज ऐसे याद रखनी है कि ये आपके पास ये बन गया, आपके पास पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ था, अब ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, तो ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, राइट। ठीक है, वो एम्पियर सर्कुलर लॉ था, अब ये मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोल रहे हैं, एम्पियर
मैक्सवेल लॉ बोल दो। अब ये देखो यहाँ पर क्या, अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन बतानी, फील्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, आपको याद आ रहा है आपने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी? कि आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही लेंस लॉ। है, लेंस लॉ से देख लिया था, राइट? यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बैठ के देखूं, अगर मेरा जो ऑब्जर्वर है जैसे वो यहाँ से बैठ के देख रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती हुई दिखाई देगी? टुवर्ड्स योर आई या फिर अवे फ्रॉम योर आईज? अवे अवे जाती। अवे रहेगी। और अब तो यस सर। आप ऐसे बना सकते हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो और मुझे उसको आपको इस नोटबुक में रिप्रेजेंट करना है। मान लो ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स का कुछ भी शेप मान लो, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन क्या मान ले? सर्कुलर मान ले। साइड से तो आपके प्लेट्स तो आपके ऐसे सर्कुलर मान ही सकते हो। ये आपके पहले प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स थी और यहाँ से आपकी क्या एग्जिस्ट कर रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और फिर ये आपका वायरिंग की हुई है, ये आपका जोड़ा हुआ इससे। ऑब्वियसली अगर आपको 2 डायमेंशनल व्यू दिखाना होता तो आप दोनों प्लेट्स को, अगर आप दो सर्कुलर प्लेट्स को एकदम सामने से देखोगे तो आपको सब क्या दिखाई देंगी? 2 स्ट्रेट लाइन्स ही तो दिखाई देंगी। आहो, एग्री करते हो? यस। और अब मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा जो ऑब्जर्वर हो यहाँ बैठा हुआ है और आपको नोटबुक में रिप्रेजेंट करना होता है, आप क्या बोलोगे? एक सर्कुलर रीजन में फील्ड क्या है, आपकी आंखों से दूर जा रही है, तो अपने सर्कुलर रीजन बनाया। सर्कुलर रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन, और फील्ड आपकी आंखों से दूर जा रही है। दूर जा। अब क्या करो, जो भी फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन में क्या करो? राइट हैंड का क्या करो? थंब करो। जो कर्लिंग फिंगर है वो क्या देगी आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट। और आसान तरीका क्या है? आपको मैंने क्या बोला, इससे मच बेटर, सबसे इससे भी आसान तरीका क्या है? आपको पता है जो मेरा करंट क्या है मेरा कंटिन्यूटी में? यस सर। यस सर। मेरा क्या है? आईसी। और प्लेट्स के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? आईडी। तो सिंपली अपना जो लॉ होता है चाहिए था, आपको पता है इस आईसी की जैसे आप, ये करंट ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से आप बना सकते हो राइट थंब करो करंट की डायरेक्शन में, जो कर्लिंग फिंगर्स होगी, कर्लिंग फिंगर्स ऐसे होगी, राइट? यस सर। यस सर। ऑब्जर्वर के फिगर क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना? और यहाँ भी क्या है आपके पास? कर्लिंग फिंगर्स ऐसे घूमेगी। और अगर मुझे थोड़ा सा 3D व्यू देना तो मैं इतना पार्ट कट कर दिया। ये डैश वाला पार्ट क्या दिखा रहा है? इनटू द प्लेन। पीछे। थोड़ा ऐसे बना दी ताकि आपको तो 3D में फील आ रहा है। हाँ। तो जैसे आपका आईसी जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आपको आईडी मानना है, क्योंकि कंटिन्यूटी है। एक ही वायर में या एक ही पाथ में 2 डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन फ्लो करे। तो जो डायरेक्शन आईसी की है वही डायरेक्शन आईडी की है। तो सिंपली आईसी आईडी की डायरेक्शन में थंब करो, कर्लिंग फिंगर्स क्या देगी? सेंस ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड देगी। मैग्नेटिक फील्ड। तो whenever there is change in magnetic field, electric field स्पेस में क्रिएट होती है, और whenever there is change in electric field, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में क्रिएट होती है। सिमेट्री है नेचर में। जनरली नेचर है ना सिमेट्री पसंद करती है। आपको वैसे ही नेचर में बहुत जगह, नेचुरल चीजों में बहुत जगह सिमेट्री दिख जाती होती है। बोलते नहीं है कि बहुत सारे आपके जो पैटर्न्स होते हैं जो नेचर बनाती है वो क्या होती है? बहुत सिमेट्रिकल होती है। वो है। और सिमेट्री तो जैसे आपकी मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे कि आपके पास एक्शन रिएक्शन तो चलो हो ही गया, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, सिमेट्री है। चार्जेस देख लो, इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो भी क्या सिमेट्रिकल है, एक दूसरे पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। तो नेचर कहीं ना कहीं हमेशा अपनी सिमेट्री मेंटेन करने का ट्राई करती है। तो अगर आप उसके नीचे एक पेज पे आओगे तो आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस दिख गई। एक ब्लू रंग यस सर। पहला तो क्या है? पहला तो गॉस लॉ हो गया, E डॉट डी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये चारों इक्वेशन याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में,
कि भाई मैक्सवेल की जो भी चारों इक्वेशन है वो लिखो। तो पहली तीन तो आसान है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, पहले दूसरे में जो आपने इंटीग्रेशन पे सर्कल बनाया हुआ है और तीसरे चौथे में जो सर्कल बनाया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर पहले वाले में मतलब रिंग के ही जैसे पार्ट वो ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट्स ले रहे हैं, और दूसरे वाले में रिंग्स को ही एलिमेंट लेके फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये देखो, पहले में और दूसरे में डिफरेंस क्या है, मैंने सॉरी पहले 1 2 में और 3 4 में सर्कल का डिफरेंस क्या है? जो पहला जो ई डॉट डी है उसमें क्या होता है, जो आप एरिया लेते हो, डीए करके जो एरिया लेते हो, इस एरिया का जो पूरा एरिया उसको एक नाम दिया जाता है। उसको नाम क्या होता है? कौन सी सर्फेस बोलते हैं उसको? ये कौन सा लॉ, गॉस लॉ है? गॉसियन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। इट्स अ क्लोज्ड सरफेस, राइट? तो पहले 1 और 2 में जो सर्कल बता रहा है वो सर्कल एक्चुअली सर्कल नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक क्लोज्ड लूप नहीं, वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो फर्स्ट 2 में जो इंटीग्रेशन में जो सर्कल है वो बता रहा है इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है? और 3 और 4 में जो डीएल है, डीएल क्या देगा हमेशा, एरिया या लेंथ? है ना? लेंथ। बी डॉट डीएल में आप एक एमपीएस लूप लेते हो, लूप मतलब आप उस लेंथ के लॉन्ग चलते हो, वो एक क्लोज्ड लूप होता है। और जो थर्ड वाला वो लेंज लॉ है, याद आ रहा है आपको? कुछ फैराडे में आपने पढ़ा था, सॉरी फैराडे लॉ पढ़ा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपने डेल्टा वी निकाला है इज इक्वल टू जो भी इंड्यूस ईएमएफ ई डॉट डीएल से आपने जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई है और डी फाई बाई डी टी की इंड्यूस ईएमएफ के लिए दोनों वैल्यू सेम आई है। याद आ रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि हमने सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया था? यस सर। हमने क्या ना एक रॉड रख दी थी सेंटर पे, पूछा कि इनके एंड्स का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, रॉड को थोड़ा शिफ्ट कर दिया था नीचे, कुछ डी डिस्टेंस नीचे, और पूछा तो इस रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। भूल गए? नोट्स खोलोगे तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन कि आपने ऐसे मैंने क्वेश्चन कराया होगा यार कि ये है, इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और यहाँ पर आपने सेंटर से कुछ दूरी पे नीचे क्या रखी आपने? रॉड रखी हुई थी। ये ऐसे ट्रायंगल बना Yes. लेते होते थे उधर कराया था ये Yes, वाला। sir. एंगल से भी कराया था और मैंने तो डी देखो। नॉर्मल मेथड से e cos थीटा लेके। और मैंने ई cos थीटा लेके भी कराया था, ई डॉट डीएल से भी करके दिखाया था और डी फाई बाई डीटी से भी करके दिखाया, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। और Same फिर मैंने बोला कि अगली बार आए तो यार डी फाई बाई डीटी कर दो, ज्यादा आसान है ना? यस यस सर। हाँ, तो इसमें भी आपने जो ई डॉट डीएल जो आपने लिया, आपने बोला कि सर हाँ इसमें कुछ तो ऐसी फील्ड कंस्टेंट ऐसी फील्ड बनेगी, तो ई डॉट डीएल लिया था। वो डीएल क्या है, हमेशा आप क्या ले रहे हो? डीएल मतलब क्या है? ऑब्वियसली अलोंग अ लेंथ, और डीए मतलब क्या है? अलोंग दी सरफेस। कोई बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट 1 और 2 में क्या है, जो इंटीग्रल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है? एक ओवर है क्लोज सरफेस हो रहा है। देखो अब बोलो सर सरफेस अभी क्लोज्ड है नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली भैया आप पहले देखोगे कि किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, एरिया के साथ या लेंथ के साथ, ठीक है? अब एरिया कैन बी क्लोज्ड और अनक्लोज्ड, सिमिलरली लेंथ कैन बी क्लोज्ड और अनक्लोज्ड, राइट? है कि नहीं? यस यस सर। तो अब देखो, अब कैसे पता लगेगा कि वो सरफेस क्लोज्ड है, लेंथ क्लोज्ड है, मतलब वो लूप बना रहा है या फिर क्लोज्ड एरिया बना रहा है? तो इंटीग्रल का क्या लगा देते हैं? गोला। तो समथिंग ऑफ आप डीए कर रहे हो, समथिंग ऑफ डीए कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ओवर अ सरफेस व्हिच इज गोला, गोला मतलब व्हिच इज क्लोज्ड, और समथिंग ऑफ आप डीएल कर रहे हो, तो मतलब क्या लेंथ के लॉन्ग चल रहे हो और लेंथ भी क्या है? क्लोज्ड है। मतलब क्या बना रही है लेंथ? हमेशा एक लूप। समझ आ रही है बात दोनों सभी को? यस सर। देखो अगर मैं बोलूँ ना इससे कितना फ्लक्स पास हुआ, इसके लिए ई डॉट डीए बोलना इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस नहीं है। हाँ, बट अगर मैं कोई भी इसको क्लोज कर दूं है ना और फिर पूछूं, तो फिर ऑब्वियसली क्लोज करने का सेंस समझ में आता है, ठीक है ना? अब बोलो सर इस वाले एग्जांपल जो आपने अभी ईएमआई वाला एग्जांपल दिया है, इसमें तो आपने क्लोज सरफेस नहीं थी, बिल्कुल क्लोज लेंथ थी भाई। मैंने इस लेंथ से भी जोड़ा था और इस लेंथ से भी जोड़ा था, लेकिन इन लेंथ के अक्रॉस ई डॉट डीएल क्या है? 0 है, क्योंकि जो फील्ड है वो लेंथ के परपेंडिकुलरली पास हो रही होगी। यस सर।
Yes, sir. तो इन दोनों लेंस का क्या है, कोई भी लाइन जो भी डायमीटर या सेंटर से पास हो रही है उसके अक्रॉस तो ई डॉट डीएल 0 आएगा, तो क्लोज्ड है तो यहाँ का ई डॉट डीएल 0, यहाँ का ई डॉट डीएल आएगा प्लस यहाँ का ई डॉट डीएल 0, इन तीनों को मिला के जो है दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, जो इस लूप ने एनक्लोज किया हुआ है, राइट। Yes, sir. 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मैक्सवेल्स की इक्वेशन लिखनी है, ई डॉट डी ए, अच्छा ई डॉट डी ए इक्वल्स क्यू एच नॉट, ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ बन, यही गॉस लॉ होता है। हाँ सर, ये अगला है बी डॉट डी इक्वल्स टू 0, ये 0 लिख दिया है, फिर लिखा है ये देखो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, क्या मतलब हुआ, वही 0। सर अगर हम उसका देखें इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का के रिस्पेक्ट में देखें, उसमें तो हम प्रूव कर सकते हैं बी डॉट डी ए 0, बाकियों में समझ नहीं आ रहा। डीए है, लेंथ नहीं है, डीए है, क्लोज सरफेस है। ये सर डी ए बोला मैंने, बी डॉट डी ए। तो इनफाइनाइट वायर क्यों बोला, अरे कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, आपने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इस फ्लक्स में ई डॉट डी ए की वैल्यू आप मैथमेटिकली निकालो, या फिर हमने इसको ना सॉलिड एंगल से करके ड्राइव कर दिया था कि हमेशा क्या आएगी क्यू बाय एप्सिलॉन और ये व्हाटएवर बी द शेप होगा, है ना। और ये क्या है Q1 Q2 Q3, मान लो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो नेट चार्ज एनक्लोज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 से माइनस Q3, Yes, sir. है ना। एक बात बताओ, 2 तरीके से हो सकते हो, बी डॉट डी ए मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, है ना। इसका 2 मतलब, एक बात बताओ कि जो भी जैसे आप चार्जेस को ट्रीट कर रहे हो वैसे आप चार्जेस का क्या ट्रीट करते हो, मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में होते हैं सर। अगर साउथ है तो साथ साथ में नॉर्थ तो होगा ही ही। पक्के से। है ना। तो कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, उसके अंदर अगर एक साउथ है तो उसके अंदर नॉर्थ भी उसका पेयर बैठा होगा। आप एक मैग्नेट को लाखों पार्ट्स में तोड़ लो, आप कभी भी नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर पाओगे, जो भी नया पार्ट टूटेगा उसमें फिर से क्या बनेगा, एक नॉर्थ एंड साउथ बनेगा ये। है ना। तो इसलिए क्या हुआ, Yes, sir. चार्जेस में तो क्या है, आप मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मोनो चार्ज बोल दूं, मोनो चार्ज या मोनोपोल्स बोल देता हूँ चार्ज की टर्म कि पॉजिटिव Yes, आप ले सकते हो, नेगेटिव आप अलग ले सकते हो, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव बना सकते हो आप एक किसी भी सरफेस में, क्योंकि वो अलग अलग एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके जो मैग्नेटिक चार्ज है वो कभी भी सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक क्लोज सरफेस में जितने पॉजिटिव होंगे क्या उतने ही नेगेटिव भी होंगे, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, 0। जो आप क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, 0। दूसरा एक्सप्लेनेशन, एक सरफेस है, एक सरफेस में से एक बात होता है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाएगी, क्लोज लूप्स बनाएंगे। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से घूम के वापस से लूप तो कंप्लीट करेंगी। है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है मतलब जितना फ्लक्स इसका बाहर निकल रहा होगा, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी बचे हुए सरफेस से उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर भी तो आ रही होंगी। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है। हाँ, तो एक बात तो अब फ्लक्स देखते कितने थे, जितनी आप देखते थे फील्ड लाइंस, नेट कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, नेट कितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, इसको आप इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स बोलते थे। यस सर। अगर Yes, बाहर sir. वाली लाइन ज्यादा है और अंदर आने वाली लाइन कम है तो आप बोलते हैं नेट आउटफ्लक्स है, तो मतलब नेट चार्ज एनक्लोज कितना है, पॉजिटिव, क्या है मतलब पॉजिटिव। और अगर नेट फ्लक्स इनफ्लक्स है, फील्ड लाइंस एंटर ज्यादा कर रही है बाहर कम निकल रही है, तो आप बोलते हैं नेट इसके अंदर चार्ज नेगेटिव चार्ज Negative. मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर क्या है, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है वो मुझे पता है वो क्लोज लूप है ही है, तो अगर निकल रही है तो वो वापस से एंटर करके स्टार्टिंग पॉइंट्स को पे वापस टच करेगी। तो जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइंस आ रही है, तो जितनी फ्लक्स निकला उतना ही फ्लक्स आ गया, तो नेट फ्लक्स इज ऑलवेज 0। तो बी डॉट डी ए जब भी करोगे, बी डॉट डी ए सिंपली रिप्रेजेंट क्या करता है मैथमेटिकली, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, sir. which is always 0 over a closed surface, over a closed
सरफेस इज ऑलवेज जीरो। एक प्लेन की बात नहीं कर रहा, एक प्लेन तो आपका फ्लक्स ऑब्वियसली फील्ड लाइंस कुछ क्रॉस कर रही होंगे एक प्लेन को या एक एरिया को, ठीक है, लेकिन आप जब भी क्लोज सरफेस की बात करोगे हमेशा जीरो होगा। तो तीसरा भी आपको, तीसरा तो क्या है, फैराडे लॉ की स्टेटमेंट थी, आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, Yes, sir. डी फाई बाई डी टी ड्यू टू चेंज Is इन। equal to. अच्छा, आपको इसमें भी याद आ रहा है डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल है, उसमें भी क्या है, ई कब एग्जिस्ट करेगा, जब फ्लक्स चेंज होगा एक्चुअल में तब, या जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब, Flux change होगा तब. है ना? गलत, ऐसे नहीं दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में तब आती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, याद रखिएगा। मतलब ये बात हो, अगर इस स्पेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ऐसा एग्जांपल लूं, मैंने एक इस पे एक वायर ले लिया, स्लाइडिंग वायर, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करती है Okay, sir. समझ गया. है ना, विच इज कांस्टेंट विद टाइम। अब मैं इस स्लाइडर को इस तरह से इधर मूव कराऊंगा तो डेफिनेटली क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके अंदर, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो बट क्या इसके अंदर Electric field आएगी? नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी. है ना? बट इसमें ईएमएफ आया क्यों? इसका कारण क्या है ईएमएफ का? व्हाट इज Sir, दैट? motional EMF आ रहा है, परफेक्ट, charges move कर रहे हैं. आएगा। बिल्कुल। जब रॉड मूव करेगी तो उसके अंदर, रॉड के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी राइट में मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाएगी, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स मूव करना चालू कर जाएंगे, मोशनल ईएमएफ का कारण है। अब बताओ इस केस में मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं, अब बताओ अब इसका कारण, इसमें ईएमएफ आएगा फिर से, लेकिन अब इसका कारण मोशनल ईएमएफ नहीं है, इसका कारण क्या है? Induced electric. Induced electric field. राइट। तो ऐसे ही क्या है, उल्टा सोचो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। एक्चुअली स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चेंज होगी तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक Magnetic field introduce कर. सोचो ना यार, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, एक बंदे ने ये वाला एरिया लिया, फिर बोला कि अब एक बंद मैं इस एरिया को ये वाला एरिया लेता जाता हूँ, तो ऑब्वियसली Flux. जाते जाते फ्लक्स चेंज होता रहेगा, पर एक्चुअल में थोड़ी आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर दोगे, नहीं। बट हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड खुद चेंज होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। क्लियर है चीजें? तो तीसरा आपका वही हो गया, ई डॉट डी एल जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ ई क्या है, तीसरे में जो ई है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है? Non-conservative field है. इसलिए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है, या दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस लिखा जाता है? EMF induced लिखा जाता है. EMF induced. अच्छा, कोई चार्ज क्यों रखा है इस पे, ये फोर्स कितना लगाएगी? फोर्स क्यू ई होगा या क्यू ई से डिफरेंट होगा? Like QE होएगा. Force तो QE है. बिल्कुल ठीक है। और जो चौथा तो आपका बी डॉट डीएल जो एम्पिरिकल लॉ है, उसमें म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, आई में आप क्या लिखना है, आपको टोटल आई लिखना है, आई Conduction हो. और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ D phi by dt. डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? Yes, sir. तो इसमें आप क्या है, एक और आप एग्जांपल नंबर 8.1 देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, एक्सट्रीमली सिंपली पे फॉर्मूला बेस्ड है। अब पूछा गया कि कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, मान लो इसी क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ नोटबुक में देखना, इसी क्वेश्चन में आपको मैं दे दूं करंट दे दूं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या नहीं भी दूं, सिंपली बैटरी बैटरी दे दूं, सी दे दूं, कोई रेजिस्टेंस लगा दूं सर्किट में, तो आप आई निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या आप चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको चार्ज पता लग गया तो आप किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स निकाल सकते हो, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उस इंस्टेंट का किसी ई आ गया एज फंक्शन ऑफ टाइम। Yes, sir. Yes, आ sir. जाएगा. अच्छा, ई आ गया एज फंक्शन ऑफ टाइम, इससे आपको फ्लक्स आ गया एज फंक्शन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? Displacement current. अब बस इसको बस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन, ये डिस्प्लेसमेंट करना, क्या बस खत्म हो गया, टी दिया उन्होंने, देखो देख लेना। बाकी इसको आपको, इसकी अगर आपको बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा हुआ है और उसके बाद में आगे ये सब इनकी कुछ फॉर्मूला लिखे हुए इनके, जो सी होता है, आपने सी क्या होता है, 1/√ऑफ म्यू बाय, Epsilon. अगर वैक्यूम है, और इसको और क्या ले सकते हो, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। अगर वैक्यूम है तो म्यू आर और ई आर दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1 1. हो गई।
तो वैक्यूम में आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल गया, तो आपको किसी भी मीडियम में निकालना है, और आपको किसी भी मीडियम में कैलकुलेट करना है, उस मीडियम का म्यू और उस मीडियम का ई रखते जाओ, मतलब ये रहा आपके पास, दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज जनरल सिंबल फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये, तो इसलिए इसके लिए आपके लिए रिकमेंडेड क्या है कि सिंपली देखो, इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पूरा उन्होंने दिया हुआ है पैराग्राफ की फॉर्म में, तो चीजें याद नहीं रहेंगी। और इसके ना एनसीईआरटी के पास ये जरूर करना कि एग्जांपल जरूर रीड कर लेना, जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सर डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे बोर्ड से हट गया है। हट गया क्या? यस सर। तो फिर मान लो कि आप क्या पता, अगर पहले था तो शायद जेईई मेंस कुछ एक आधा कुछ स्टेटमेंट ही पूछ ले कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कुछ भी कि क्या होता, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ये देखो, ये Yes. एनसीईआरटी एग्जांपल सारे एनसीईआरटी कर लेना, और जो भी इसके थ्योरी है, बच्ची थ्योरी का जो थ्योरी है, जो ईएम जो वेव्स है उनका जो स्पेक्ट्रम है, थ्योरी में आपको वो आप पढ़ लो, प्रदीप से पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे एक्सरे का अलग से लिखा हुआ है, विजिबल का अलग से लिखा हुआ है, सबकी रेंज अलग से जैसे बना के आपको दिया, तो इससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी कि कौन सी रे का क्या बैंडविड्थ होता है। थोड़ा बहुत कोई भी एक चीज याद रख लो, चाहे उसकी वेवलेंथ याद रख लो, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी याद रख लो, कोई भी एक चीज याद रख लो, क्योंकि कोई भी एक चीज पता है तो यार बाद में सी बाय लैम्डा या सी बाय फ्रीक्वेंसी करके दूसरी चीज निकल के आ जाएगी। यस सर। पता है तो वेवलेंथ आ जाएगी, वेवलेंथ पता तो फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। ऑलराइट, डन। यस सर। चलिए, तो ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी पढ़ लोगे तो अच्छा ये कि यार हार्डली 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको एक तो आपको कंप्लीशन की फील आएगी कि चलो ठीक है, मेरा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, वो मेरे को आ गया है, एक बार मैंने पढ़ लिया। तो कुछ है नहीं, बस थ्योरी तो बहुत सिंपल है। बोर्ड में एक आधा नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपको बोन्स का फ्रैक्चर होता है तो आप ईएम वेव के कौन सा स्पेक्ट्रम है, कौन सी स्पेक्ट्रम का यूज करोगे, ऑब्वियसली कौन सा यूज करोगे, एक्सरे यूज करोगे। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो ईएम वेव कौन सा स्पेक्ट्रम यूज करोगे आप, रेडियो वेव। रेडियो वेव्स। है ना। नाइट विजन कैमरास वगैरह में कौन सी वेव यूज होती है, आईआर, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। आईआर। एक एक दो दो एप्लीकेशन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वही एक एक दो दो एप्लीकेशन उन्होंने प्रदीप ने पॉइंट बना के लिखे हुए हैं। तो जब पॉइंटर्स के फॉर्म में होता है तो हमें चीजें अच्छे से मतलब विजिबल हो जाती है ना, डिस्टिंक्टिवली विजिबल हो जाती है, थोड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए। चलिए, तो कल की क्लास में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन किया जाए, और ईएम, और मैंने बोला था ईएमएसी का मल्टीपल वाले ये बोले थे ना। सर कल Yes, क्लास है। आपको कल क्लास क्लास में है। कल क्लास, अच्छा तो नहीं कल क्लास है, ओके ओके ओके, कल तो यार क्रिसमस है। ओके, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट कर रहे हो, चर्च वर्च जाते हो नहीं जाते हो? समझ गया, ठीक है भाई, वेरी नाइस। सर। सर है नहीं आप सर जाते हो? यहाँ पे। हाँ मैं तो जाता हूँ, आप मुझ पे अटैक मत करो, मैं जाता हूँ। है नहीं सर यहाँ पे। नहीं मैं सर? जाता हूँ यार, मैं तो। हाँ बोलो। अगर एक रिंग है वो प्योर रोलिंग कर रही है रिंग है प्योर रोल कर रही है, और ठीक है उसके परपेंडिकुलर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है, इसके और प्लेन हमें और किसी दो पॉइंट से हमने वो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ले तो लो वो ना। जो एल इफेक्ट वाला तरीका सर हमेशा वैलिड होगा। बॉटम बॉटम से ना, बॉटम वाला पॉइंट क्या है, जैसे जब कोई भी एक्सिस ऑफ प्योर रोल करे तो एक तरह से क्या हो गया, बॉटम वाला पॉइंट क्या बन गया, एक्सिस रोटेशन बन गया। यस सर। तो जैसे आप मान सकते थे कि भैया, और आपको पता कोई भी शेप की कोई भी स्ट्रक्चर हो, मान लो मैं इस पॉइंट से इसको हिंज कर दूं और इसको मैं घुमाऊं, तो इसके इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सिंपली इसके एल इफेक्टिव ना, ये मान लो, और बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है। सर अगर मान लो बॉटम वाला तरीका पॉइंट से नहीं पूछा हुआ, नहीं बॉटम वाले पॉइंट से पूछा तो नहीं जाता, वो तो सिंपली दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी दो पॉइंट्स निकालना है। तो भैया अगर मान लो आपके पास ये रिंग है, मुझे पता है इसके बाद प्योर रिंग होता है, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है,
राइट। तो एक पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल लो, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो, दिख नहीं रहा मुझे स्क्रीन। अच्छा ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है। ये देखो, जैसे मैं बता रहा कि मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, हिंज किया हुआ, राइट। यस सर। कोई भी शेप की बॉडी घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, बी ओमेगा इफेक्टिव का स्क्वायर बाय 2। और मान लो रिंग घूम रही है और आपको इन दो रैंडम पॉइंट्स का पूछा हुआ है, तो एक काम करो ना कि यार आप और ए के बीच में तो निकाल सकते हो एल इफेक्टिव मान के। ये क्या होगा, बी ओमेगा ये वाला L1 का स्क्वायर बाय 2। यस सर। ऐसे वी माइनस वी भी निकाल सकते हो, बी ओमेगा L2 का स्क्वायर बाय 2। दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लेंगे दोनों को। और ये ध्यान से Difference देखो, अब देखो ध्यान से देखो, जब लिखोगे तो अब बी ओमेगा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, से वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी, जैसे हम लिखना लिख लो, बी ओमेगा ये देखो क्या L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, ये आएगा क्या। यस Yes. ध्यान देखो ये और भी डायमेट्रिक पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी क्या। यस सर। एक सर्कल में डायमीटर के दो पॉइंट्स के बाद कोई भी पॉइंट को जोड़ो सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री एंगल बनता है। Yes, sir. यस तो सर। ये सिंपली क्या बन गई, एल ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इक्वल्स टू L2 स्क्वायर। तो ये चीज एक्चुअली क्या बन रही हुई है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर है ना। बोला कि लिंक अगर प्योर होल कर दिया, आपको किन्हीं भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स के बीच में पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली उन दोनों पॉइंट्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। उनको हटा के ओबी डायमीटर ना हुआ फिर तो नहीं होगा ये। मैं पॉइंट चूज ही डायमीटर करूंगा, मैं को किसी भी कोई और पॉइंट लेना ना, आपको कोई और पॉइंट ले लो। फिर आपको ए बी अब सी के अबाउट निकालना है, क्या चक्कर है, पहले मैं क्या करूंगा, ओ बी निकालूंगा, ओ ए निकालूंगा और ओ सी निकालूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, बी माइनस सी निकालूंगा, बी माइनस सी निकालूंगा, फिर उनका आपस में डिफरेंस ले लूंगा यार। नहीं अच्छा ठीक है सर। यस सर। है ना, और भी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बी नहीं लिया है डायरेक्टली, मुझे पता है मैं ओ माइनस ए निकाल सकता हूँ, ओ माइनस सी निकाल सकता हूँ, उनका आपस में डिफरेंस ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। यस ओ से सर। ए निकालने का अगेन क्या है ना, इस ओ ए का स्क्वायर आएगा डिस्टेंस का, सी का निकालना है तो ओ सी के डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, सी माइनस ए निकालना है तो बस क्या करो, ये वाली लेंथ का स्क्वायर माइनस ये वाली लेंथ का स्क्वायर कर दो, है ना। बट हाँ ठीक है। यस सर। इसका ना मैंने एक फॉर्मूला निकाला था इंटीग्रेशन से ना, मतलब उसमें जो एक केस में तो वो सेम आया था एल इफेक्टिव, और इससे बाकी केसेस में डिफरेंट आ रहा था, लेकिन एल इफेक्टिव मैं गलत निकाल रहा था उसमें। ठीक दोबारा है, ट्राई कर लूंगा। तो अब ठीक है, सर क्लियर है। यस सर। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होती हैं एडी करंट वाली, सर उसमें बस हीट लॉस के कारण ही वो होता है ना, स्लो डाउन होती है ब्रेक, और तो कुछ नहीं होता है ना। नहीं, एडी करंट्स की वजह से रिटार्डिंग फोर्स लगता है भाई, हीट लॉस इज समथिंग डिफरेंट, वो तो पार्ट है, वो तो रजिस्टिव फोर्सेस है। फोर्सेस जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो करंट की वजह से तो क्या होगा, हमेशा ही हीट हीट लॉस प्रोड्यूस होगी, तो इनएविटेबल चीज है। लेकिन जब एडी करंट फ्लो करता है तो एडी करंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जब कोई भी करंट कैरिंग चीज होगी उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो भैया उस पर तो एक फोर्स लगेगा ही। यस तो सर। जब जो एडी करंट होता है उस एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, और रिटार्डिंग फोर्स ही क्या करती है, ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है। सर मैं जब वो देख रहा था ना, कल मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, मेरे हिसाब से मतलब रिटार्ड भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ से ऊपर वाली साइड से फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाली साइड से डिक्रीज, सबसे और पहले मतलब डायरेक्शन रह जाएगी। सबसे पहले है ना, ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम ऑफ एडीज करंट, है ना। जो आपके पास एडीज करंट है वो एडी करंट को आप पहले प्रॉपर बनाओ, कि अगर आपने एडी करंट की डायरेक्शन सही नहीं बनाई तो आपके पास गलत आएगा। बहुत सिंपल से आप क्या, अब थ्योरी पढ़ना चालू करोगे ना, चाहे वो एनसीईआरटी उठा लो चाहे प्रदीप उठा लो, है ना, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि आप एक प्लेट ले लो और प्लेट को क्या करो, सिंपली एक मेटेलिक प्लेट को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख के उसको स्विंग कराना चालू करो। तो मतलब इसमें खुद से सोच कि इसमें किस तरह से करंट फ्लो करेगा, और जैसे तो देखो तो करंट डायरेक्शन पता लग गई ना, फिर तो करंट की डायरेक्शन से इमीडिएटली बता देगा कि जैसे वो करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, अब उस करंट कैरिंग
जो भी प्लेट है उस पे फील्ड की वजह से डायरेक्शन फ्लो वो अपने आप क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। तो जैसे आपकी प्लेट क्या होती है, ऑसिलेट करते 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 स्लो के फाइनल हो जाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि एडी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अगर वो सही बनाया तो सही आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें इसलिए ना ऑलवेज की, जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ रहा है ना, तो आपको कहीं थोड़ा बहुत लगता है थ्योरी वाला कोई पॉइंट लगता है, तो उठा के ना उसका प्रदीप सबसे आसान चीज है, प्रदीप पढ़ लो, है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी देगा चीजों की। बस एनसीईआरटी में सब चीजें दी होती है, बस वो होता है एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी चीजें दी होती है, थोड़ा थोड़ा, बस वो टच करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पूरा कवर कर नहीं पाएंगे। और टच करके उनको फायदा है कि अब वो उनको फ्रीडम मिल गई है कुछ भी क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर देंगे, हमने तो इसको टच किया, हमने तो इसको मेंशन किया था एनसीईआरटी में, तो आपको पर ये चीजें मिल जाती हैं आपको एनसीईआरटी में, तो आप खोलोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो सिंपली एडी करंट डाल दो गूगल पे, आपको बहुत अच्छी चीजें डायग्राम मिल जाएंगी। अगर आपको मतलब ये ओके सर। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स वगैरह अलग से पढ़ना है तो, अरे ये बेसिकली आपकी जो आपकी है ना बुलेट ट्रेन्स वगैरह होती है, वहां पर ये सब यूज होता है। मैग्नेटिक लेविटेशन, जहाँ पर आपकी ट्रेन को थोड़ा सा है ना लिफ्ट करके चला जाता है, ताकि आपकी क्या हो, ये सर ऊपर करके चलाया जाता है रेल्स की वजह से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज करके, हाँ। डाया सॉरी, रेल्स की वजह से क्या होता है, रेल्स की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना, तो रेल से थोड़ा सा ऊपर Yes, लिफ्ट sir. कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ पाए। अब जो चीज हवा में उसको रोकने के लिए फिर एडी करंट यूज करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। चलिए, और guys, अभी मैं लीव कर रहा हूँ, मैरी क्रिसमस एंड ठीक है। अभी जो भी अगला टाइम रहेगा उसमें हम लोग याद रखिएगा एक्सरसाइज 1 जब भी क्लास होगी, बीट मंडे हो कोई बात नहीं, तब भी डिस्कस करेंगे, ये नहीं सोचना कि पेपर वेपर हो गया तो डिस्कशन नहीं होगा। अपन मंडे को एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 एंड जो ईएमआई और एसी का क्वेश्चन बैंक था उसका मोर देन वन ऑप्शन वाले करेंगे, सब लोग नोट डाउन कर लो। थैंक यू गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. Merry Christmas, sir.